साथियों साथियों हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में आप सभी का स्वागत है। बात ग्रहों की हुई, राशियों की हुई, योगों की हुई, उसी योगों में फिर समस्याओं का कि जब आप ये सब जान चुके, जानने के बाद ये हमने प्रयास किया कि अब ये समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं के समाधान के बारे में आपसे बात हो जाए। तो समस्याएं क्या होती हैं, प्रश्न क्या उठते हैं, फलित ज्योतिष में यही सबसे विशेष महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें हमने ये चैप्टर आपको दिखाया कि विवाह, संतान, वैवाहिक सुख, वाहन, व्यापार, सर्विस, विदेश यात्रा, विद्या, लॉटरी, स्वास्थ्य, रोग, मकान, भूमि, यही प्रश्न जो है ज़्यादातर आते हैं। इसी प्रश्नों से संबंधित जो है हमको जो है उसका फल देखना पड़ता है। तो विवाह की बात हुई थी, तो विवाह में हमने आपको विवाह क्या होता है, विवाह कैसे होता है, विवाह के योग क्या होते हैं, विवाह किनके योग होते हैं, किनके नहीं होते हैं, उन सब बारों में आपने जाना। अब विवाह कब होता है, तो विवाह कब में भाग 1 भी आपने देखा। भाग 1 में आपने विवाह के योगों को जाना और उसी से संबंधित कुछ योग और रह गए थे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। विवाह कब होगा, विवाह भाग 2 में आप लोगों को हम बताने का प्रयास करेंगे। अब एक योग ये समझिए कि द्वितीयेश कहता है, द्वितीयेश की दशा, द्वितीयेश की दशा, अंतर्दशा तथा महादशा, महादशा में विवाह होता है। अब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आप जान चुके हैं। हर एक ग्रहों की महादशा आती है, महादशा में उसकी अंतर्दशा होती है, अंतर्दशा में प्रत्यंतरदशा होती है, फिर उसमें प्राणदशा और सूक्ष्म दशाएं भी होती है। लेकिन हम 3 ही दशाओं को ज़्यादातर ध्यान देते हैं, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा। अंतर्दशा ये फल देता है, तो कह रहा है इसमें कि द्वितीयेश की दशा, अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, महादशा तो दशा को ही महादशा कहते हैं, प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें विवाह जो है संभव होता है। अब द्वितीयेश क्या है, प्रश्न उठता है, द्वितीयेश क्या है। पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया है, किसी भी कुंडली पत्रिका जो बनती है, पत्रिका में जो है ये लग्न का भाव होता है, यही लग्न होता है, और लग्न से जो द्वितीय भाव होगा, ये प्रथम भाव हुआ, ये द्वितीय भाव हुआ, तृतीय हुआ, चतुर्थ हुआ, पंचम हुआ, षष्ठम हुआ, सप्तम हुआ, अष्टम हुआ, नवम, दसमम, एकादश भाव, द्वादश भाव, तो ये आप लोग जान चुके हैं। अब द्वितीय, ये द्वितीय भाव हुआ, तो द्वितीय भाव ये हुआ, तो द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा वही द्वितीयेश होगा। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश कहा जाएगा। तो द्वितीयेश की दशा, तो इस पत्रिका में आप देखें, इस पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ, द्वितीय भाव का स्वामी 5 लिखा है, तो 5 की राशि जो होगी सिंह राशि होगी, और सिंह राशि का स्वामी जो है कौन हुआ, सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। अब सूर्य की दशा जब इसमें आएगा, क्या इसका कहने का मतलब है सूर्य की महादशा आ जाए, अंतर्दशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा कोई भी आएगी, तो जब वो रहेगी तो निश्चित ही विवाह होगा। अब एक तो आपने ये देखा, अब गोचर की बात भी हम कर लेते हैं कि गोचर भी देखा जाता है, कुंडली में गोचर भी एक चीज है। तो एक प्रश्न आता है, एक सब आता है उसमें गोचर बस, तो गोचर को पहले आप समझ लें। तो गोचर क्या होता है, गोचर ये होता है कि जब पत्रिका बनाते हैं, तो जिस समय, एक तो जन्म के समय, जिस व्यक्ति का जन्म जब भी हुआ हो, उसका जन्म किसी दिन, मान लीजिए किसी का जन्म जो है 10 दिसंबर को हुआ, और 10 दिसंबर के दिन हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद सुबह 8 बजे हुआ, और 8 बजे हुआ, और 8 बजे समय भी ये हुआ, और उसका जन्म जौनपुर में हुआ कोई स्थान, तो उस दिन की आप जो है पत्रिका जो है सॉफ्टवेयर में आप डालते हैं, तो उस दिन की एक पत्रिका खुल के आती है, वो पत्रिका ये आई। अब वो पत्रिका तो वो हो गई। गोचर क्या है, गोचर ये है कि वर्तमान समय की, गोचर किसे कहते हैं, वर्तमान समय की, वर्तमान समय पर बनाई गई पत्रिका, बनाई गई पत्रिका में ग्रहों में राशियों तथा ग्रहों की स्थिति को गोचर कहते हैं। राशियों तथा ग्रहों
की स्थिति को गोचर कहते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि राशियों में कि मान लीजिए ये वर्तमान समय, अभी का समय हो, वर्तमान समय, इसी कुंडली को आप, इसी पत्रिका को ले लीजिए, ये यही समय हो कि इस समय आपका बज रहा है 12 बज रहा है मान लीजिए, तो आज की तारीख की पत्रिका ये गोचर के लिए बनाने के लिए कुंडली कोई भी हो, आज की तारीख में आप निकालेंगे कि आज की तारीख जो है, कौन सी तारीख है, आज 20 तारीख है, 20/12/2023 को आज आप देखेंगे गोचर आज क्या है, 20/12/2023 को, और 20/12/2023 आप देखेंगे उसमें समय आज 12 बजे का समय डाल देंगे और स्थान जहां भी होंगे वहां का स्थान डालेंगे, तो जो पत्रिका बन के आएगी वही गोचर कहलाएगी। तो उस गोचर को, तो गोचर में, अब गोचर में भी कुछ योग बनते हैं, जैसे गोचरवश, अब ये है एक, ये समझ लीजिए कि गुरु गोचरवश, गुरु गोचरवश कहां आ जाए, सप्तम में आ जाए। तो गुरु गोचरवश, ये हम बता रहे थे आपको कि गुरु गोचरवश सप्तम में आ जाए या स्थित हो, तो विवाह होता है, विवाह होता है। तो अब गुरु कैसे आएगा, अब गोचर पर जब वर्तमान समय की कुंडली को जो हम बनाएंगे, कुंडली को देखेंगे, तो गुरु कहां होना चाहिए, गुरु यहां होना चाहिए, गुरु यहां दिखाई दे, वर्तमान समय की कुंडली में गुरु यदि यहां दिखाई दे रहा है तो वो विवाह का समय है। तो यानी गुरु के गोचर ये रहेगा, तो गुरु का गोचर जितने समय तक रहेगा उस समय तक विवाह की प्रबल संभावनाएं रहेगी, उस समय में वो होगा। इसी प्रकार एक और योग बनता है कि लग्नेश जब हो जाए, लग्नेश जब गोचरवश सप्तम में आ जाए, अब इसी कुंडली में आप समझे कि लग्नेश कौन हुआ, मान लीजिए गुरु को हटा दिए, गुरु की बात आप समझ गए, लग्नेश, लग्न का स्वामी कौन हुआ, यहां चंद्रमा हुआ, यहां कर्क लग्न है तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा यहां आ जाए, चंद्रमा यहां दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए कि विवाह का समय आ गया है, विवाह होगा। तो ये आपने ये जाना। अब हम कुछ चीजें और आपको जो एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये तो गोचर बस हो गया कि गोचर से इस तरह से जब आ जाते हैं तो शादी होती है। फिर कुछ चीजें और भी होती हैं कि जो शादी के लिए होती है, ग्रहों से। अब आप समझ लें कि अभी तो आपने ग्रहों से समझा कि ग्रह जो है यहाँ आ रहे हैं, पत्रिका में आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ चीजें ये है कि एक समय की बात है कब होगा। तो अब एक एक ग्रहों को देख लीजिए कि जैसे सूर्य ग्रह, सूर्य मान लीजिए सूर्य यहां आया, सूर्य यहां, अब गोचर में नहीं, पत्रिका में, आप जो पत्रिका उसकी है, जन्म समय की जो पत्रिका है, उस पत्रिका में सूर्य यहां अगर बैठा है, उसकी कुंडली में यहां सूर्य है जन्म के समय, तो उसका विवाह कब होगा, 27 वर्ष की उम्र या उसके पश्चात, 27 वर्ष के पश्चात जो है उसका विवाह होगा। 27 के पहले विवाह नहीं होगा, 27 के पश्चात। इसी प्रकार मान लीजिए चंद्रमा हो, अब चंद्रमा यहां बैठा है, पत्रिका में यहां चंद्रमा बैठा है, कोई कुंडली, किसी व्यक्ति की कुंडली है, यहां चंद्रमा बैठा है। अब चंद्रमा यहां बैठा है, तो चंद्रमा बैठा होगा तो कितने वर्ष के बाद होगी, 25 वर्ष पश्चात, 25 वर्ष पश्चात ये हो जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज अब और आप देखिए, तीसरा क्या है, मंगल बैठा। अब ग्रहों की बात हो रही है कि ग्रह यहां पे ही, खाली एक ही जगह पे, बहुत आसानी से आप समझेंगे, मंगल ग्रह यहां बैठा हो। अब मंगल ग्रह यहां बैठा होगा तो निश्चित तौर पर उसका विवाह कब होगा, 28 वर्ष पश्चात, 28 वर्ष के पश्चात जो है उसका विवाह होगा। अब इसी प्रकार चौथा ग्रह आपका होता है, चौथा ग्रह बुध होता है। अब बुध यहां बैठा हो, यहां मंगल नहीं है, यहां पे बुध है आपके, बुध यहां बैठा है, किसी कुंडली में यहां बुध दिखाई दे रहा है आपको, तो बुध का विवाह क्या है उनका, 20 वर्ष के पास, बुध यहां होने पे विवाह जल्दी होता है, तो यानी 20 वर्ष या 20 वर्ष के पश्चात उसका विवाह हो जाएगा। पांचवा जो है बृहस्पति की बात, गुरु की आती है, गुरु कह लीजिए या बृहस्पति कह लीजिए, तो बृहस्पति की जो विवाह होगा तो ये 24 वर्ष बाद होगा,
24 वर्ष या 24 वर्ष के पश्चात। छठवां शुक्र की बात आती है। शुक्र यहां हो, यहां आपका शुक्र है तो ये 26 वर्ष बाद, 26 वर्ष या 26 वर्ष के पश्चात उसका विवाह होगा। सातवां ग्रह जो है कौन हुआ? सातवां ग्रह शनि हुआ। ये ग्रहों से आपने समझा कि शनि हुआ, तो शनि का विवाह क्या होगा? ये विवाह बहुत विलंब से होता है, ये 30 वर्ष के आसपास उसका विवाह होता है, 30 वर्ष से या 30 वर्ष के पश्चात उसका विवाह होता है। ये प्रौढ़ अवस्था में कहा जाता है कि प्रौढ़ अवस्था में विवाह होता है। शनै शनै सारा कार्य कराते हैं। ये आपने विवाहों को जाना। अब एक चीज और, विवाह के बाद जो विवाह कब होगा, अब यह दोनों पाठ हमने कंक्लूड कर दिया। अब इसको आपने ये समझा कि मतलब विवाह जो है कब होंगे, विवाह के योग है कि नहीं है, विवाह बाधा योग तो नहीं है। विवाह बाधा योग के बाद आपने ये भी जाना कि विवाह के योग कौन कौन से होते हैं, कब, फिर विवाह कब होगा ये भी आपने जाना। इसके आगे एक चीज आती है, इसमें विवाह के चैप्टर में ही आएगा, मांगलिक दोष की बात आएगी। मांगलिक दोष की बात आएगी। तो मांगलिक दोष जो होता है, ये इससे लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि मांगलिक दोष है, लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है तो मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, मांगलिक से नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत विशेष है। तो अगले चैप्टर में हम आपको मांगलिक दोष के बारे में ही बताएंगे कि मांगलिक दोष कहाँ कहाँ होता है, कुंडली में कहाँ कहाँ मंगल का प्रभाव होता है तो मांगलिक दोष होता है, और मांगलिक दोष होने पे क्या हमको करना चाहिए, उसके बचने के लिए क्या करना चाहिए, मांगलिक दोष कब कब स्वतः समाप्त हो जाते हैं, कब भंग हो जाते हैं। तो मांगलिक दोष पे विशेष चर्चा करेंगे। अगला पाठ होगा हमारा मांगलिक दोष। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।